हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीजर, कन्वर्जन और एपिलेप्सी इन चीज़ों को समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के दिनों में क्या होता है कि कुछ लोग सीजर, कन्वर्जन, एपिलेप्सी तीनों को रैंडमली यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें ना तो डिफरेंस लगता है, सब सेम ही है, एक जैसा ही है। क्या डिफरेंस है और कब हम सीजर कह सकते हैं, कब कन्वर्जन कह सकते हैं और कब एपिलेप्सी कहेंगे, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। उसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ही छोटा सा लेक्चर ये होने वाला है, जिसमें हम लोग इस तीनों का डिफरेंस समझेंगे। बहुत डिटेल लेक्चर बड़ा बाद में हम बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इतना समझते हैं कि सीजर किसको कहेंगे, कन्वर्जन किसको कहेंगे और एपिलेप्सी किसको कहेंगे। तो पहले हम एपिलेप्सी देखते हैं। एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। यानी क्या होता है? क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो रिकरेंट होता है, बार बार होता है, और ये अनप्रोवोक्ड सीजर। तो पहले सीजर समझते हैं कि सीजर होता क्या है, इसलिए पहले मुंह पर लिखें। सीजर क्या है? अ सीजर इज अ सडन abnormal excessive electrical discharge in the brain that result in variety of clinical manifestation ranging from subtle sensory disturbances to convulsion and loss of consciousness। यानी क्या है कि सीजर में सडन होता है, एबनॉर्मल होता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाता है तो उस टाइम हम लोग कहते हैं सीजर। अब ये रिजल्ट क्या होता है, यानी सीजर के होने से बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट आता है? तो इम्पैक्ट ये आता है कि वहाँ पे सेंसरी डिस्टर्बेंस से लेकर के कन्वर्जन तक आता है। और क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस भी नहीं रहता, उसका कॉन्शियसनेस भी चला जाता है। एक और चीज़, सीजर को जब हम लोग समझ रहे हैं कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, अब ब्रेन में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सारा नर्व इम्पल्स, वो सारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। एक इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस को करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा होगा। पर यहाँ पे क्या है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से डिस्टर्बेंस होता है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। अब क्या है, इसके कैटेगरीज में फोकल सीजर है, जनरलाइज है और अननोन ऑनसेट है। फोकल सीजर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन से जब ओरिजिनेट हो रहा होगा सीजर, उसको कहेंगे फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर किसको कहेंगे? इन्वॉल्विंग इंटायर ब्रेन, पूरा ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एबनॉर्मलिटीज आ जाएगा। और अननोन ऑनसेट कि ओरिजिन उसका क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से वो हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये तो था सीजर। अब क्या है कन्वर्जन? कन्वर्जन है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिकली इन इनवॉलेंट्री रिदमिक वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो इनवॉलेंट्री हो, रिदमिक हो, और क्या, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये उसको कहते हैं कन्वर्जन। क्या? इट इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन सम टाइप ऑफ सीजर। यानी सीजर होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सीजर का मैनिफेस्टेशन है कन्वर्जन। क्या है? इट इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। एक और चीज, सीजर कब हम लोग कह देंगे? सीजर हम लोग जब ईईजी कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राफी, ईईजी जब हम कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो हम लोग को पता चलेगा अच्छा ये इस कंडीशन में सीजर था। पर उसका फिजिकल कैसे दिखेगा? तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो कन्वर्जन के रूप में दिखेगा। सम टाइप ऑफ सीजर, पर्टिकुलर टोनिक एंड क्लोनिक जनरलाइज सीजर, जिसको जनरलाइज सीजर कह रहे हैं यहाँ पे, उसका ये प्रेजेंटेशन होगा कन्वर्जन। नॉट ऑल सीजर्स लीड टू कन्वर्जन। एग्जाम्पल, एब्सेंस ऑफ सीजर डू नॉट कॉज मोटर एक्टिविटी। यानी क्या होता है कि सारा सीजर जो होता है, नॉट ऑल सीजर लीड टू कन्वर्जन, यानी ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ। एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ, जिसके वजह से कन्वर्जन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी दोनों कंडीशन है। सीजर की वजह से कन्वर्जन होता है, यानी जो भी कन्वर्जन होगा वो किसके वजह से होगा? सीजर की वजह से। लेकिन सारा सीजर कन्वर्जन नहीं करवाता है, ये ध्यान रहे। नॉट ऑल सीजर्स लीड टू कन्वर्जन। अब एपिलेप्सी क्या है? तो एपिलेप्सी इज अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। बार बार सीजर होगा और अनप्रोवोक्ड होगा, यानी उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अब ये सीजर आएगा, अपने आप वो स्टार्ट हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? अ पर्सन एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स 20 आवर्स अपार्ट। यानी 20 आवर्स के गैप में यहाँ पे जो है 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिकरेंट आफ्टर 1 प्रोवोक्ड सीजर। क्या होता है? सिग्निफिकेंट, वहाँ पे रिस्क फैक्टर वहाँ पे बढ़ जाता है। एबनॉर्मल ईईजी और ब्रेन इंजरी से ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा, जिसमें ईईजी हम लोग कर रहे होंगे तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज दिखेगा। क्या हुआ? ब्रेन इंजरी है, वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज दिखेगा। तो ये सारे कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा एपिलेप्सी वाला कंडीशन आ गया है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। यानी डायग्नोसिस बनाने के लिए 2 क्राइटेरिया है। अब डिफ्रेंशिएशन कर लें। क्या है डिफिनीशन? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन काउजिंग, अच्छा डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब कॉज क्या क्या है? कैन अकर ड्यू टू फीवर, ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। सीजर इस वजह से हो सकता है,
सीजर का और कन्वर्जन होने का कारण क्या है? यहाँ पे कन्वर्जन होने का रीज़न है सीजर। और इपिलेप्सी अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जेनेटिक हो गया, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, ब्रेन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, यानी ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से सीजर होगा, और सीजर का मैनिफेस्टेशन हमको कन्वर्जन में दिखेगा, है ना। एपिलेप्सी में क्या हुआ कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी हुआ, ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज की वजह से सीजर होगा, यानी ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि कन्वर्जन होगा। अब समझ में आया? ड्यूरेशन, टेम्पररी, लास्टिंग। अब यहाँ लाइफ लॉन्ग और क्रॉनिक अनलेस ट्रीटेड इफेक्टिवली। एपिलेप्सी जो है पूरे लाइफ लॉन्ग हो सकता है, या अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो। एपिलेप्सी का समझ गए। अब आ जाते हैं सीजर क्या है। तो टेम्पररी लास्टिंग सेकेंड्स टू मिनट, यानी जब सीजर होगा, जब ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा, तो वो कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, से कुछ मिनट के लिए हो सकता है ना। मे और मे नॉट शो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इफ नॉट एपिलेप्टिक इन ओरिजिन। हो सकता है कि ये कन्वर्जन का अगर रीजन एपिलेप्सी नहीं है तो उसके फाइंडिंग में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ से आ जाते हैं। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट है। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म एईडी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी, सर्जिकल और डायट्री मैनेजमेंट इन रिफ्रैक्टिव कॉजेज, है ना। यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी चलता है जिसके वजह से वो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चलता है। अब सीजर का क्या ट्रीटमेंट? अच्छा, ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज। अब जिसके वजह से फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है, वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को अगर ठीक किया जा सके तो सीजर नहीं होगा। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स जिसको एडीज कह रहे हैं, में यूज इफ सीजर्स रीअकर, यानी बार बार अगर सीजर हो रहा है तो उसमें हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स यूज करते हैं। कन्वर्जन क्या है? ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन कॉजिंग कन्वर्जन, यानी अगर इपिलेप्सी की वजह से सीजर हो रहा है और सीजर की वजह से कन्वर्जन हो रहा है तो इपिलेप्सी को ठीक कर लेंगे तो ना तो सीजर होगा और ना कन्वर्जन होगा। ये समझना था। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी, चाइल्डहुड एब्सेंस इपिलेप्सी, ये इपिलेप्सी के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका वही फोकल सीजर, जनरलाइज सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, क्या है? फेब्राइल कन्वर्जन, सीजर एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। की पॉइंट्स जो समझना चाहिए, ऑल कन्वर्जन्स आर सीजर, ऑल कन्वर्जन्स आर सीजर बट नॉट ऑल सीजर्स आर कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ सीजर इन्वॉल्विंग स्टेडिंग स्पेल विदाउट कन्वर्जन। ओके, नर्सिंग इम्प्लीकेशन, असेसमेंट कैसे? ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द टाइप, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सीजर्स, कन्वर्जन, एपिलेप्सी। असेसमेंट करना है। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इंश्योर एयरवे पेटेंसी ड्यूरिंग कन्वर्जन एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज फॉर आइसोलेटेड सीजर्स। ओके, जब कन्वर्जन हो रहा होगा, जब सीजर की वजह से कन्वर्जन आ रहा होगा तो उस वक्त क्या है कि एक इंपॉर्टेंट है, इंश्योर एयरवे पेटेंसी ड्यूरिंग कन्वर्जन। अब होता क्या है कि एयरवे में फॉर एग्जांपल नोज क्लियर है, पर माउथ में एक होता है जब कन्वर्जन आ रहा होता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है, उस वक्त क्या होता है? टंग बाइट का जो कंडीशन होता है। तो टंग बाइट से पेशेंट को बचाना है। टंग बाइट कैसे बचा सकते हैं कि दोनों दांत के बीच में जीभ ना आए, यानी दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में टंग ना आए, इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। और ये वहाँ पे प्रेजेंट उस वार्ड में उस पेशेंट की जो नर्स होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टंग बाइट से बचाए। और क्या है? एजुकेशन क्या कर सकते हैं? टीच पेशेंट एंड केयर गिवर्स अबाउट ट्रिगर्स, यानी पेशेंट को या फिर उसके जो अटेंडेंट होंगे उनको बताना है कि ये क्यों हो, कब हो रहा है, यानी उसके ट्रिगर्स क्या क्या है। मेडिकेशंस कैसे है, यानी मेडिकेशंस को आपको कैसे कंटिन्यू करना है। मेडिकेशन एडहेरेंस, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेना है टू प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग एपिसोड्स। अगर वो नर्स ये अच्छे से समझाती है, एजुकेट करती है, जब पेशेंट अपने घर जाता है, अगर उस वक्त ये कन्वर्जन आया तो उस वक्त उसके फैमिली मेम्बर्स को अगर अच्छे से एजुकेट किया गया हो कि टंग बाइट से बचाना है, एयरवे पेटेंट रखना है, यानी नॉर्मल एयरवे को बनाए रखना है, तो वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स दे आर डिस्टिंक्ट, नर्सेज कैन प्रोवाइड प्रिसाइज केयर एंड एजुकेशन टू पेशेंट एक्सपीरियंसिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।